नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टीए की, यानी कि प्रादेशिक सेना कमीशन अधिकारी। कैसे इसमें आप बन सकते हैं और कैसे आप देश सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े हुए आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बने टीए में कमीशन अधिकारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रेसिशन रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे, जो भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो लगातार करियर बिल्डिंग को लेकर सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। और इसी कारण से हम कर्नल साहब को आप सबसे हर बार रूबरू करवाते हैं, ताकि सेना भर्ती से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है, हम कोशिश करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, मुद्दे से रिलेटेड उस सवाल का जवाब आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं प्रादेशिक सेना की। आखिरकार कैसे बने इसमें कमीशन अधिकारी। और पहला सवाल इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ मैं शामिल करूंगा, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि टीए को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इसमें नामांकित व्यक्ति बनने पर एक कार्यक्रम किया गया था कि टीए में कैसे भर्ती की जा सकती है। हमने टीए, इसके संरचना, व्यापक संगठन, भर्ती और प्रशिक्षण के बारे में बात की थी। बहरहाल मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो हमारे पुराने दर्शकों को तरोताज़ा कर दें, नए दर्शकों को फायदा इससे मिलेगा, ताकि आप तक वो जानकारी मिल पाए, पूरी जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आज का जो पहला सवाल है इस कार्यक्रम में वो ये है कि टीए होती क्या है। सर, दर्शकों को आप ये बताएं कि टीए क्या है। देखिए, टीए एक सहायक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्ट टाइम वॉलंटियर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, और वो टीए एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रेगुलर आर्मी के लिए काम करता है। और हम अगर आम भाषा में बोले तो एक सिटीजन आर्मी कहलाती है टीए, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है रेगुलर आर्मी के लिए। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं होता है, पर वो सिविलियन होता है जो अपना योगदान कुछ देना चाहता है देश के डिफेंस के अंदर। टीए की जो यूनिफॉर्म पहनने का किसी को जज्बा है कि भाई मुझे फ़ौज की यूनिफॉर्म पहननी है, एक तो वो बात होती है। दूसरी, जैसे सेवा ऑफ़र करना चाहता है। और इसमें क्या होता है कि जो मोटिवेटेड, प्रेरित यंग व्यक्ति या महिला है, वो अपने आप को एक तरह से अपनी जो सिविल काम है या नौकरी है उससे थोड़ा हट के वो भी साथ साथ चलेगा और सेना की जीवन भी जी सके। इसमें तो इस तरह से दो तरह की आप कैपेसिटीज़ आप में डेवलप होती है कि आप सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन या सिविलियन तरह से काम भी कर रहे हैं और फौज में कुछ समय अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और यही कारण है कि टीए हमेशा से आकर्षित करता रहा है युवाओं को भी, और बाकी जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर अन्य विषय से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य फील्ड के लोग हैं, उनके लिए भी। सर, इसीलिए एक और सवाल में इससे जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा, भारतीय सेना के अलावा हमारे देश को प्रादेशिक सेना की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं कि इसकी ज़रूरत क्या थी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा इससे भी जोड़ना चाहूँगा। जो आजकल अग्निवीर, अग्निपथ की स्कीम चल रही है, वो भी एक तरीके से किसी को लग सकता है कि वो भी एक तरह से टीए की तरह ही है कि आप टेम्परेली 4 साल के लिए काम करें और 25% अंदर रहें, बाकी बाहर आ जाएं। बट एक्चुअल में ये बहुत भिन्न है टेरिटोरियल आर्मी। इसका एम है, अग्निवीर तो पार्ट बन जाते हैं जो रहते हैं अंदर वो, और जब 4 साल रहते हैं तब भी पूरा पार्ट है रेगुलर आर्मी के। बट इसमें क्या है कि एक आप रिजर्व पूल क्रिएट कर रहे हो देश की वॉर टाइम के रिक्वायरमेंट के लिए, युद्ध के समय के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक बहुत लो कॉस्ट के ऊपर आप पीस टाइम में
व्यक्तियों को अपने साथ ट्रेनिंग दे के वो आपको रिज़र्व का काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है जी, जो वॉलंटियर्स आते हैं वो अपने स्पेयर टाइम में करते हैं और वो अपने एक तरह से एस्पिरेशंस पूरे करते हैं यूनिफॉर्म पहनने का और ट्रेनिंग लेने का, और अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन जैसे मैंने पहले बताया वो कंटिन्यू करते हैं। और इसका जो अल्टीमेट एक बड़ा एम ये है कि जो टीए के कारण आपकी जो आर्मी की ओवरऑल बड़ी साइज कुछ ज़रूरी नहीं है, आप उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में टीए और सेटअप्स हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सहायक हो जाती है पूरे देश के लिए और भारतीय सेना के लिए भी। सर, टीए में भूमिका क्या है? टीए की भूमिका भी आप बताएं कि किस प्रकार से इनकी भूमिका ये निभाते हैं, निर्वहन करते हैं। टेरिटरियल आर्मी है वो रिलीव करती है रेगुलर आर्मी को जी। स्टैटिक ड्यूटीज़ का मतलब है कि जो लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे होते हैं या लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो कई चंदे एक ऐसी जगह होती है या ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे सेटअप्स की ज़रूरत पड़ती है जो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, मतलब हिलते नहीं हैं, जो कि उनको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस जगह पर इनको लगाया जाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मदद करनी पड़ती है क्योंकि जब लड़ाई होती है तो बहुत रिफ्यूजीज पीछे की तरफ आते हैं, उस एरिया में कई और एक्टिविटीज़ चलती हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है, और नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंदर भी टीए का अपना योगदान हो सकता है। तो ये अपनी यूनिट्स प्रोवाइड करता है रेगुलर आर्मी को टीए जी, जब भी रिक्वायरमेंट होता है, ये एक सबसे बड़ी भूमिका है। और जो एनरोल्ड पर्सनस हैं या ऑफिसर्स हैं वो मिलिट्री सर्विस में आके अपनी सेवा देते हैं, एज ए स्पेशल ऑर्डर के ऊपर ही आएंगे वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो ये मेनली उनकी जो भूमिका है, ये भूमिका होती है। स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, स्पेशल स्थिति होती है, तो ऐसे में उनकी भूमिका। और एक भूमिका का एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि टीए देश की सीमाओं से बाहर यूज़ नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, अगर जैसे भारतीय सेना है वो देश के बाहर भी इस सेवा के लिए उन्हें भेजा जा सकता है, इमरजेंसी के समय में, आपात स्थिति में भी उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन टीए के लिए जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ देश के भीतर ही उनकी सेवाएं ली जाती हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। टीए में सर यूनिट कैसी होती है, फिर किस प्रकार की यूनिट का सृजन होता है? यूनिट्स में टीए में 7 तरह की यूनिट्स होती हैं। सबसे पहली तो इन्फेंट्री बटालियन टीए, जैसे जयपुर में एक है, जोटवाड़ा एरिया में। तो इस तरह से है, ये 40 यूनिट्स हैं पूरे अपने देश के अंदर, और ये एक एक रेजिमेंट के साथ में अटैच है। जैसे जयपुर वाली है वो ग्रेनेडियर्स के साथ में अटैच्ड है, तो किस रेजिमेंट के साथ, इन्फेंट्री के साथ में इनको अटैच किया जाता है। और एक होती है इन्फेंट्री बटालियन टीए HNH, ये सन ऑफ सॉयल के मॉडल के ऊपर है कि मतलब जहाँ के आप निवासी हैं आपको उसी एरिया की टीए बटालियन के अंदर आपको भेजा जाता है। ये मॉडल ख़ास तौर से बनाया गया है अपना नॉर्थ ईस्ट हिंदू देश का जो हिस्सा है उसके लिए, और यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK के लिए बनाया गया है जी। तीसरा टाइप की होती है इंजीनियर टीए यूनिट होती है, ये करती है, इनका काम है रिपेयर और मेंटेनेंस। जो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है JNK के अंदर, उस लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फेंसिंग है उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने का इंजीनियर टीए रेजिमेंट का काम है। और रेलवे इंजीनियर इसके अलावा है रेलवे इंजीनियर टीए बटालियन। इनका काम है कि रेल कम्युनिकेशन को बनाए रखना है, जब अगर मान लीजिए कोई हड़ताल हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो काम इनका है दोनों वॉर और पीस के अंदर। फिर जनरल हॉस्पिटल टीए यूनिट्स होती है, जो कि जब कैजुअल्टीज़ लड़ाई के मैदान से आती हैं और ज़रूरत पड़ती है वॉर के टाइम पे एक्स्ट्रा मेडिकल के लिए, तो वो ये आगे आते हैं। इसके अलावा 2-3 जो और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं टोटल 7 में से, एक है इकोलॉजिकल टास्क फोर्स टीए। इनका काम है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस देश में है, मान लीजिए जो प्लांटेशंस वगैरह हैं डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, वहाँ पर उसको डेवलप करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उसको मेंटेनेंस करते हैं। और ये स्टेट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद लेके ये जो इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यूनिट्स हैं ये काम करती हैं। इसके बाद में आता है कंपोजिट इंजीनियर टास्क फोर्स। ये ख़ास तौर से एक्स सर्विसमैन का
को इनमें यूटिलाइज किया गया है और इनका नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा से जोड़ा गया है इनको। और ये नोडल एजेंसी गंगा का क्लीनिंग का देख रेख का काम जो है ये कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यूनिट्स को दिया गया है जी। इसके अलावा क्या है कि ऑयल सेक्टर की यूनिट्स हैं, ये ऑयल सेक्टर की यूनिट्स हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ONGC। ये ड्रिलिंग, रिफाइनिंग एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है इमरजेंसी के दौरान, इनका काम ये होता है। अब ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अभी जैसे मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन आई कि सब जगह रोड्स ब्लॉक कर दी, तो ये जो ऑयल सेक्टर की यूनिट्स हैं इन्होंने ऑयल का वहाँ पर जो सप्लाई करने का काम है उन्होंने किया था। तो इस तरह से 7 तरह की यूनिट्स होती हैं। तो सर क्या प्रत्येक जो यूनिट होती है उसमें सीमित क्षमता होती है या फिर कितने अधिकारी होते हैं, कितने रैंक के लोग इसमें शामिल होते हैं, ये भी आप दर्शकों को एक बार बताएं। टीए का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये समझिए कि एक न्यूक्लियस होता है, हेडक्वार्टर्स है, उसमें 4 रेगुलर ऑफिसर होते हैं और जो कंपनीज होती हैं उनमें टीए के अधिकारी कंपनी कमांडर्स होते हैं और परमानेंट स्टाफ होता है JCOs का और एनरोल्ड पर्सनस का। तो आप वो समझ लीजिए 30 से 35 जवान होंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तरीके से जैसे कह दीजिए कि ब्रिक सिस्टम पे काम करता है कि आप मान लीजिए आपको 3 कंपनीज की ज़रूरत है वॉर टाइम पे या ऑपरेशंस के अंदर, तो आप उसको 3 कंपनी रेज कर देते हैं, आपको 5 की ज़रूरत है तो 2 और रेज कर देते हैं। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन उनका होता है। तो सर ऐसे में जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग यूनिट हो गई, 7 यूनिट हैं, उनका अलग अलग काम है, पूरे देश भर में अलग अलग सेवाएं उनकी ली जाती है। तो क्या कोई विपदा आती है तो उस दौरान इन्हें को ड्यूटी कौन लगाता है, इन्हें कौन बुला सकता है, इनकी कॉल कौन कर सकता है, क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदारी दी जाती है अलग से? एक शब्द है जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्बॉडीमेंट, हिंदी में हम कह लेंगे सम्मिलित होना जी। तो क्योंकि ये सब रिजर्व्स हैं टीए के अंदर, ये 35-40 जनों के अलावा बाकी सब रिजर्व्स में होते हैं, तो जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको एम्बॉडीमेंट किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है। जो CO हैं, यूनिट का CO, टीए बटालियन का CO के काफ़ी अच्छे पावर्स हैं, या टीए ग्रुप कमांडर्स होते हैं कमांड हेडक्वार्टर्स के अंदर, वो इन रिजर्व्स को बुला सकते हैं टीए के एक्टिवेट करने के लिए, एम्बॉडीमेंट कर सकते हैं। देखिए, करियर हर एक विभाग में बनाया जा सकता है, आपकी रुचि के अनुसार बनाया जा सकता है और अलग अलग उद्देश्य आपके जीवन को लेकर हो सकते हैं। लेकिन जब बात होती है सेना भर्ती की, जब बात होती है देश सेवा की, जज्बे की, तो ऐसे में सेना सर्वोपरि नजर आती है। और सेना भर्ती को लेकर हम ये लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि आपको सेना भर्ती से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो, जानना हो, तो आपको आधे घंटे के इस कार्यक्रम में वो पूरी जानकारी मिल पाती है। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर हर बार एक एपिसोड करें और आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा पाएं। कोशिश ये भी रहती है कि आपके जहन में कोई सवाल बच ना जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने सवाल रखिएगा ताकि हम अगले कार्यक्रम में उन्हें शामिल कर सकें और आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप तक पहुंचा सकें। और इसी कड़ी में कर्नल साहब लगातार सहयोगी हैं, रूबरू होते हैं हर बार कार्यक्रम में आप सबसे और बताते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात हो रही है टीए को लेकर, यानी कि प्रादेशिक सेना की क्या भूमिका है, प्रादेशिक सेना में आप भर्ती कैसे हो सकते हैं, टीए में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, हमने कई बार देखा है उद्योगपतियों को, राजनेताओं को, अभिनेताओं के नाम टीए में अधिकारी होने के हमने सुने हैं, देखे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं रोमांचित कर देता है और बहुत से बड़े नाम हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी का हो, जैसा कि राजस्थान से पॉलिटिकल लीडर जिनका लेकर हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, सचिन पायलट के लिए, अन्य भी कई हैं जिनका नाम हमने सुना है, हमने देखा है उन्हें टीए में अधिकारी के रूप में। तो ऐसे में सर, कितनी बार टीए में सिविलियन अभ्यर्थी को कमीशन अधिकारी बनने के लिए लिया जाता है, आप दर्शकों को बताएं। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टीए में आप भर्ती होना चाहते हैं एज अधिकारी, तो आप यूज़फुली पहले एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं काम नहीं करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरा ये कि ये जो भर्ती है साल में 2 बार की जाती है और इसमें दोनों मेल और फीमेल, पहले फीमेल की एंट्री नहीं थी इसमें, अभी कुछ समय से फीमेल्स की एंट्री भी शुरू कर दी गई है
टीए ऑफिसर बनने के लिए। तो दोनों ही प्रोसीजर हैं और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। साल में 2 बार आपको मौका मिलता है कि आप टीए में शामिल हों और आगे बढ़ें आप। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, टीए ऑफिसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी आप दर्शकों को बताएं। अभ्यर्थी ग्रेजुएट होना चाहिए, उम्र में 18 से 42 साल की उम्र होनी चाहिए, फिजिकली और मेडिकली पूर्ण रूप से फिट होना चाहिए। ये सिंपल टर्म्स में ये जी, अगर ये आपके पास में सारी चीज़ें हैं, ये काबिलियत है, तो फिर वो वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है, आप कोशिश कर सकते हैं टीए के लिए। एक और सवाल मैं आगे बढ़ना चाहूँगा इसी पूरे कार्यक्रम में। सर, टीए ऑफिसर भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप बता दीजिए, कैसे भर्ती होती है, कैसे प्रोसीजर रहता है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। इसमें अभी तक जो एप्लीकेशंस लग रही थी वो ऑफलाइन लग रही थी, शायद अभी ऑनलाइन भी करने वाले हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें सबसे पहला होता है रिटन एग्ज़ाम जी। उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स एंड पेपर का पेपर होता है, मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स और रीजनिंग का। सेकंड में होता है जनरल नॉलेज और इंग्लिश, और इनका जो स्टैंडर्ड है बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे रखा गया है। ख़ास तौर से मैथ्स का वो मैट्रिक लेवल का रखा गया है, और दूसरे जो पेपर्स हैं उनका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर रखा गया है। तो ये है एक पहला स्क्रीनिंग स्टेज। उसके बाद में आता है आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, उसका नाम है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, शॉर्ट में उसको PIB बोलते हैं। ये इंटरव्यू जो रिटन में पास हुए कैंडिडेट्स हैं उनको टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स, जो कि कमांड हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड होते हैं, जैसे एग्जांपल लखनऊ है, चंडीगढ़ है, पूना है, तो इन जहाँ पर टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और आपको मान लीजिए जैसे उधमपुर भी है जी, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है एक बोर्ड के द्वारा। जो इस PIB में बेसिकली ये स्क्रीनिंग, ये जो इंटरव्यू है, इसको महत्व शायद अगर कोई सवाल आगे आएगा तो अपन जिक्र कर लेंगे। इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि बेसिकली ये देखना है कि आप फौज के एनवायरनमेंट के लिए योग्य है कि नहीं है। ये काबिल भी है। सिलेक्शन का एक तरह से स्क्रीनिंग प्रोसेस है ये PIB। उसके बाद में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनको SSB के थ्रू जाना पड़ता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बाद में कमीशन ग्रांट किया जाता है लेफ्टिनेंट रैंक के अंदर, प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल तक टाइम स्केल है, और उसके बाद में कर्नल और ब्रिगेडियर आप सिलेक्शन ग्रेड से बन सकते हैं। यानी मौका बहुत है, संभावनाएं बहुत है करियर को लेकर, लेकिन प्रयास आपको करने होंगे। शुरुआत लेफ्टिनेंट से हो जाती है, उसके बाद में आप आगे तक पद तक पहुंच सकते हैं। सर, आपने PIB का भी जिक्र किया, तो ऐसे में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या कुछ दस्तावेज वहाँ पर लेके जाने होते हैं, क्या कुछ कंपलसरी चीज़ें वहाँ पे हैं, वो भी आप दर्शकों को बताएं। हाँ, ये मैंने जिक्र किया था कि आपको कोई काम में आप लगे होने चाहिए, किसी प्रोफेशन में आप काम करने होने चाहिए, मतलब आप अर्निंग मेंबर होने चाहिए। इसको वेरीफाई करने के लिए ये जो प्रोसीजर है इंटरव्यू में, ये आपके डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके ले जाने पड़ते हैं साथ में, टू एस्टेब्लिश कि आप इनकम वाले व्यक्ति हैं। ये मोटी बात ये है। तो इसके लिए आपको, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी सैलरी क्या है, वहाँ से NOC भी आपको लेके जानी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको एफिडेविट के ऊपर आपको पूरी अपना ये देना पड़ेगा विद डिटेल्स ऑफ द पैन कार्ड कि आपकी इनकम क्या है, और आपका कैरेक्टर, सेल्फ सर्टिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है साथ में, स्टैम्प पेपर पे होता है सब कुछ। लेटेस्ट इनकम का प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। लेटर से ITR आपका अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मजिस्ट्रेट या एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और कॉपी ऑफ लेटेस्ट ITR तो ज़रूर चाहिएगा अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो। और जो रेलवे ONGC के हैं तो उनको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से ऑथेंटिकेशन करा के लेना पड़ता है। तो ये इस्टेब्लिश करते हैं PIB के अंदर कि आप अर्निंग करने वाले व्यक्ति हैं। ये इसमें पूरा जो प्रोसीजर है वो इसमें शामिल किया जाता है। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें लेना चाहूँगा, शामिल करना चाहूँगा कार्यक्रम में। आपके नज़रिए से सिलेक्शन प्रक्रिया में इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण होता है?
देखिए, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये प्रिलिमिनरी है जी। तो ये मोर ऑफ ए स्क्रीनिंग है और ये 2 दिन का अफेयर होता है और इसमें वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होता है और सेकेंड डे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो करंट प्रोफेशन है जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में वो जानना के सवाल होते हैं। आपका टीए के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं है, आप जनरली सूटेबल है कि नहीं ऑफिसर बनने के लिए, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, ये वो जानकारी लेते हैं। और इस इंटरव्यू के अंदर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके ऊपर सवाल होते हैं, नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि, और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं अवेयरनेस के बारे में। तो बेसिकली एलिमिनेशन एक तरह से स्क्रीनिंग एलिमिनेशन का प्रोसीजर है ताकि ओनली शॉर्ट लिस्टेड मेल या फीमेल को आगे एसएसबी में भेजा जाए। बिल्कुल, यानी जो बिल्कुल फिल्टर है, जो बिल्कुल काबिल है, वही आगे बढ़ सके। इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, प्रशिक्षण के लिए अधिकारी कैसे सम्मिलित इसमें होते हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो ये कि 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग जी फर्स्ट ईयर में कमीशन के दौरान में दी जाती है। उसके बाद में 2 महीने का एनुअल ट्रेनिंग कैंप हर साल, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर जिस साल आप कमीशन हुए हैं, ये आपको ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता है। और पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 3 महीने की या प्री कमीशन ट्रेनिंग 6 महीने की, जैसे एप्लीकेबल हो वो ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग है टीए ऑफिसर्स को, जो नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं, नॉन डिपार्टमेंटल का मतलब हुआ इन्फेंट्री वाली दोनों तरह की जो हमने बताया जैसे इकोलॉजिकल वाली बताई, हमने बताई जैसे ये आपकी इंजीनियरिंग वाले, ये नॉन डिपार्टमेंटल है। डिपार्टमेंटल वाली कहलाती है इंडियन ऑयल वाली कमीशन, आईओसी और ओएनजीसी वाली। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो अपने इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली अपने पास ही करते हैं, बट जो नॉन डिपार्टमेंटल है वो ट्रेनिंग इनकी होती है, जैसे मैंने बताया उनका अटैच होता है कि रेजिमेंटल के साथ में, तो वो रेजिमेंट के जो आर्मी की रेगुलर यूनिट्स हैं उनके साथ में इनको भेजा जाता है और वहाँ पर जाके ये ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा इनको ओटीए चेन्नई में भी कराया जाता है। एक और सवाल सर इसी कड़ी में मैं आगे इसमें शामिल करना चाहूँगा, भारतीय रेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी में कार्यरत कर्मचारी विभागीय टीए में कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या उनके लिए भी मौका है? क्या वो भी इस पूरे डिपार्टमेंट में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे अपन ने जिक्र किया, इनको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है जी, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो उनके प्रोफेशन के हैं वो होने ही चाहिए। और इनको अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के जरिए ये अपनी एप्लीकेशन टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स को भिजवाते हैं और अगर सूटेबल है तो एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर के थ्रू, और मेडिकल बोर्ड होता है इनका, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स आर्मी का कंस्टिट्यूट होता है और उनको सिलेक्शन किया जाता है, और मेडिकल बोर्ड होता है एमएच के अंदर जी। ये इनके लिए एसएसबी नहीं बनती है। तो अभी ये बताना चाहूँगा कि जैसे इंजीनियर की जो इंजीनियर रेजिमेंट्स हैं उसमें महिलाएं अभी जो जा रही हैं तो वो बॉर्डर पे भी उनको फेंसिंग के लिए दे आर गोइंग देयर एज ऑफिसर्स। तो ये है आजकल उनका प्रोसीजर। तो ये सर जो साल में 2 भर्तियां बताते हैं टीए के लिए, तो उसमें ये शामिल नहीं होते अलग से इनका? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये उसमें शामिल नहीं है। वो जो साल में 2 बार होती है वो नॉन डिपार्टमेंटल की होती हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा सर, टीए अधिकारियों के लिए सेवा के नियम और शर्तें भी आप बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे अपन ने बताया कि पार्ट टाइम 2 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करनी है 1 साल में, और आप ये फुल टाइम कैरियर नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ी शर्त है। पे एंड अलाउंसेस जो है, जब आप एम्बॉडीमेंट होते हैं, जब सम्मिलित होते हैं, तो आपके पे एंड अलाउंसेस वैसे के वैसे हैं जैसे नॉर्मल आर्मी ऑफिसर्स के होते हैं। चाहे आप ट्रेनिंग पे आए हो, चाहे मिलिट्री सर्विस के लिए आपको एम्बॉडीमेंट किया गया हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। जो टीए ऑफिसर्स हैं कमीशन किए जाते हैं, उनको मिलिट्री सर्विस के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी बुलाया जा सकता है। ये नहीं कि 2 महीने के लिए बुलाया जाएगा। और
गारंटी नहीं है पेंशन की, ये आप ध्यान रखिएगा। बड़ी बात है। अगर आपने पेंशनेबल एम्बॉडीमेंट 20 ईयर सर्विस की है तो आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो पेंशन इसमें नहीं होती है। और टीए का मतलब जैसे हम पहले भी जिक्र करते रहे, परमानेंट का मामला नहीं है, आपको नीड के बेस के ऊपर बुलाया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को समझ के बैठिए आप। और अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोविजंस हैं, आप परमानेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे में पत्रिका टीवी आपको हर बार मौका देता है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए मेल आईडी पर, पत्रिका की ऑफिशियल मेल आईडी पे आप मेल करें और अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आपको उस सवाल को हम शामिल करेंगे अगले कार्यक्रम में, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार से हर बार कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं एक दर्शक का सवाल शामिल करने का। सीमित समय है सर, एक और सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। आज के हमारे दर्शक हैं मंजीत, उत्तराखंड से हैं। उनका पूरा परिवार चाहता है कि मंजीत सेना में जाए, 10वीं पास उन्होंने भी की है, क्या उनके लिए सलाह है? मंजीत जी, आपने जो सवाल पूछा है जी, 10वीं पास है और सेना में जाना चाहते हैं। अभी पूरा सेना में बहुत आप अग्निवीर बन सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। टीए में अगर आप जाना चाहते हैं तो टीए में जैसे हमने अभी जिक्र कर रहे थे, आपको कोई यूज़फुल अर्निंग आपकी होनी चाहिए, कोई काम आप ऑलरेडी कर रहे हों। अब ये समझिए कि 10वीं पास होना ही आज के ज़माने में सिर्फ उपयुक्त नहीं है, आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आपको होने चाहिए। तो आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप अपनी मार्कशीट को देखिए, समझिए आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, आप किस में जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में। उसके हिसाब से अगर आप फिट इन हो रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट में एकेडमिकली, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करेंगे अगली बार आपका भी सवाल इस कार्यक्रम में शामिल करने की। फिलहाल समय सीमित है। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी बड़े मुद्दे के साथ में, एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।